हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से एक वीडियो लेकर के आए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी जो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। इस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश करना यह है आपको कि एक कॉपी कलम लेकर के बैठें और जो भी बातें इस पर डिस्कस हो रहा है वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। और इस टॉपिक से अक्सर सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक दो सवाल आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका थ्योरेटिकल सवाल भी होता है और आपका न्यूमेरिकल सवाल भी होता है, पर ज़्यादातर आपका थ्योरेटिकल सवाल ही होगा। न्यूमेरिकल जो भी होगा वो फार्मूला बेस्ड होगा और आप आसानी से इस टॉपिक से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है तरंग और ध्वनि। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव एंड साउंड। ठीक है, इस टॉपिक से आपका बहुत सारा सवाल आता है। तो जो आपका पहला स्लाइड है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, ध्वनि और तरंगें यानी साउंड और वेव क्या होती है, परिभाषा पहले सिंपल तरीके से लिखा जा चुका है कि जब ऊर्जा का संचरण, डोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में। ठीक है, यहां पे परिभाषा आप देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है। परिभाषा यहां देखिए क्या कह रहा है कि जब ऊर्जा का जो संचरण है वो आपका कंपन के रूप में हो, डोलन के रूप में हो या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, इसे ही हम तरंग कहते हैं। ठीक है, तरंग एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जिसमें माध्यम के कण को वास्तविकता में गति नहीं करते, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो उसमें कुछ डोलन उत्पन्न होता है। ठीक है, इन्हीं डोलन या कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। वास्तविकता में क्या बोला गया है कि कण गति नहीं करती है। इसके बाद इसका कुछ उदाहरण दिया गया है कि आपका तरंगें जो होती है, इसे क्या उदाहरण है, तो जैसे रेडियो तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें हैं। ये सारी तरंगें जो होती है, जैसे आप एक्सरे का नाम सुन रहे होंगे, बहुत सारी तरंगें होती हैं। इन सारे तरंगों का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है वो समझिए। आप समझते हैं कि तरंग जो होता है इस तरीके से मूव करता है ना, इस तरीके से। आप एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक रस्सी यहाँ से पकड़ करके, एक रस्सी है ये ले लीजिए और इसको पकड़ करके, और अगर इसको कोई हिलाता है, यहाँ वाले कण को डिस्टर्ब करता है, तो ये जो रस्सी का टोटल कण है वो आपस में डिस्टर्ब होता है और ये ऊपर और नीचे इस तरीके से डोलन करने लगता है। और इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण, जब आप यहाँ पे इसको डोलाते हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, तो इस ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ तक हो जाता है। तो ये जो आपका बनता है, ये चीज़ें, इसको हम लोग तरंग कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आप मान लीजिए कि किसी पानी, आपका जो मान लीजिए तालाब है, इसमें आप कोई पत्थर को फेंकते होंगे, तो उस पत्थर के कारण क्या होता है, यहाँ पर का जो कण है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरीके से आपका जो है पूरा चारों साइड आपका तरंग उत्पन्न होता है। ऐसे गोल गोल आप देखे होंगे तालाब में, वो आपके एक जगह पे डिस्टर्ब करने के कारण आपका इसके एकदम लास्ट सतह तक ये जो है वेव इस तरीके से बनता हुआ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब कण को डिस्टर्ब करते हैं तब आता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं, ये सारा चीज़ समझते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ तरंग का प्रकार। ठीक है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि ये चार्ट में सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का जो प्रकार है, इसको हम लोग कई आधार पे बंटवारा करते हैं, मतलब कई आधार पे इसको बांट करके हम पढ़ते हैं। जैसे जो सबसे पहला टाइप दे रखा है वो है आपका ऊर्जा संचरण के आधार पे। ठीक है, संचरण का मतलब होता है ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाती है, किस प्रकार से जाती है, इसी को हम संचरण कहते हैं। तो ऊर्जा संचरण के आधार पे हम लोग जो है तरंग को दो भाग में बांटे हुए हैं। इसका नाम है प्रगामी तरंगे और अपरागामी तरंगे। ठीक है, दूसरा है आपका बीमीय आधार पे। ठीक है, बीमीय आधार पे तरंग को तीन भाग में बांटा गया है, एक बीमीय तरंग, द्विबीमीय तरंग और त्रिबीमीय तरंग। ठीक है, कणों के आधार पे कि कण किस तरीके से मूव करती है, उसके आधार पे हम लोग जब तरंग को डिवाइड किए हुए हैं दो प्रकार में, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। देखिए, जितने भी तरंगों का आप नाम जानते हैं ना,
वो सारी तरंगे इन्हीं में से कोई एक होता है, ठीक है। सिर्फ उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि इसको किस किस आधार पे इसको हम लोग बंटवारा किए हुए हैं, ये सारा चीज़ देख रहे हैं। लेकिन तरंगे सारी वही होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। कणों के आधार पे हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंगे, और माध्यम के आधार पे जो है तरंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कह रहे हैं यांत्रिक तरंगे, और दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे आगे सब कुछ। देखिए, यांत्रिक तरंगों का जो अध्ययन है उसको हम लोग फिलहाल दो भाग में बांट के करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। और जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसको भी हम लोग दो भागों में बांट के तीन भागों में बांटते हैं। पहला है अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, इससे देखिए सवाल आता है, इसलिए यहीं पे मेंशन किया हुआ है कि अवश्रव्य तरंग जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगें जो होती है उसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और पराश्रव्य तरंगें जो होती है वो 20,000 से ऊपर वाली जो आवृत्ति है उससे हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि ऊर्जा संचरण के आधार पे दो प्रकार की जो ऊर्जा, प्रगामी तरंगे और अपरागामी तरंगे, ये क्या होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ऊर्जा संचरण के आधार पे जो आपका तरंगे बांटा गया वो दो भाग में था। पहला का नाम था आपका प्रगामी तरंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। और ये प्रगामी तरंगें जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो आपका कण होता है वो आपकी स्टेशनरी में रहता है, इसमें ऊर्जा स्टेशनरी रहती है, ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती। तो आगे हम लोग समझते हैं क्या करता है। सबसे पहले प्रगामी तरंगें क्या होती है, कहती है ये तरंगें जो माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। और ये लिखा हुआ एक ही तरफ बढ़ती है, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों में सभी कणों का आयाम समान होता है। आयाम क्या होता है, इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये सब हम लोग वीडियो के लास्ट में पढ़ते जाएंगे कि आयाम वगैरह क्या होता है। कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, ये आपको याद भी रखना होगा कि प्रगामी तरंगें क्या होती है। तो वे तरंगें जो माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे की तरफ बढ़ती है, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों में सभी कणों का आयाम समान होता है। याद रखिएगा ये चीजें, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगामी तरंगें की आयाम समान होती है, अलग अलग होती है। तो आपको बोलना है इसके आयाम समान होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण दिया गया, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें। जैसे आप तालाब में पत्थर मारते हैं तो आपका जो तरंगें इस तरीके से गोल गोल बन के आता है, आपका शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इस तरीके से आपका अंतिम छोर तक आ जाता है। तो ये जो तरंगें होती है ये तरंगें कहलाती है आपकी प्रगामी तरंगें, ठीक है। इसका जो वेग होता है एक नियत वेग होता है, उस नियत वेग से ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। दूसरा है आपका अप्रगामी तरंगें, जिसको हम स्टेशनरी वेव कह रहे थे। इसमें कहा कि जब दो तरंग जिनका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य बराबर हो और दोनों तरंगें आपस में विपरीत दिशा में गति करती है, तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोहण से, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों तरंगों के अध्यारोहण से एक स्थिर तरंग बनती है, ठीक है। इसमें देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें बराबर होती है। अब क्या होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, जब हम उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों बराबर होता है और इन दोनों का जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। और इसके अध्यारोपण के बाद में जो एक स्थिर तरंग बनती है, इस स्थिर तरंग जो होती है उसको हम लोग अप्रगामी तरंगें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बांसुरी और गिटार की तरंगें, आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए 4 विकल्प में कौन अप्रगामी तरंगें हैं, ठीक है। तो उसमें बांसुरी और तरंग वाली और गिटार वाली जो तरंगें होती है ये अप्रगामी होती है, और जल की सतह पे जो तरंगें होती है उसको हम लोग प्रगामी तरंग कहते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या कर रहा है, इसके आगे आपको प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगें यानी प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रगामी तरंगें माध्यम एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, ठीक है। जो भी आपका प्रगामी तरंगें हैं इस माध्यम में एक निश्चित वेग से बहती है, इसका निश्चित वेग होता है। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ बोला है कि यह तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। याद रखना है आपको कि अप्रगामी तरंगें जो होती है ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, समझिए इसको,
बल्कि बोला है कि एक ही स्थान पर छोटी बड़ी होती रहती है। हम आपको इसका वेव का आपको फिगर भी दिखाएंगे और इसका जो एक्चुअल किस तरीके से मूव होता है वो आपको दिखाएंगे। पहले एक बार इसको पूरा रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला गया कि बल्कि एक ही स्थान पर छोटी बड़ी होती रहती है, अर्थात ऊपर से नीचे होती रहती है। क्लियर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? पहला कि प्रगामी तरंगें एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जबकि अपरागामी तरंगें जो होती है ये आपका आगे नहीं बढ़ती, ये आपका एक ही स्थान पे छोटी बड़ी होती रहती है या ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, देखिए दूसरा बोला कि प्रगामी तरंगे में माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं, ठीक है। चूंकि ये आगे बढ़ती है तो इसके जितने भी कण हैं वो सारा कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है प्रागामी तरंगें के बारे में। यहाँ पे देखिए कि प्रागामी तरंगें जो होती है इसके सभी कंपित जो आपका कण है, पहले भी आप जानते थे इसके आयाम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि प्रागामी तरंगें के जितने भी कण है उसमें जो आपका कंपित हो रही है सबका आयाम क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है प्रागामी तरंगें द्वारा माध्यम ऊर्जा का संचरण होता है। सही बात है ये कि प्रागामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है, लेकिन अप्रागामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट लिखा हुआ कि अप्रागामी तरंगें द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण नहीं होता। याद रखना ये बात आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अप्रागामी तरंगें का जो संचरण है वो ऊर्जा का नहीं होता है इसमें, लेकिन प्रागामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे देखिए इसको समझना है आपको। बोला दो क्रमागत निस्पंद अथवा दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच में जो आपकी दूरी होती है उसको λ/2 होती है। ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ये जो आपका λ/2 है आपको हम बताते हैं अभी कि ये निस्पंद और प्रस्पंद क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको फिलहाल याद रखना कि दो क्रमागत निस्पंद अथवा दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। लैम्डा आपका तरंग दैर्घ्य को सूचित करता है। हम लोग तरंग दैर्घ्य क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। निस्पंद को छोड़कर, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है उसको देखिए, निस्पंद को छोड़कर माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं, लेकिन इन कंपनों का आयाम निस्पंदों पर शून्य तथा प्रस्पंदों पर अधिकतम होता है, ठीक है। याद रखने वाला बात है कि निस्पंद जो होता है उसको छोड़ करके बाकी सारी कणें मूव करती है, ठीक है। निस्पंद जो होते हैं वहां पर उसका जो आयाम है वो शून्य होता है, चूंकि वो मूव नहीं करता तो उसके कोई आयाम नहीं होते। लेकिन जो प्रस्पंद होता है उसकी आयाम सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आया कि ये आपका निस्पंद और प्रस्पंद क्या होता है। उसको जब हम लोग अभी ग्राफ देखेंगे इस और इसका जो वेव है वो देखेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि निस्पंद क्या होता है, ठीक है। याद रखने वाला कौन कौन पॉइंट है? पहला कि प्रागामी तरंगें माध्यम में एक निश्चित वेग से बढ़ती है, जबकि अप्रागामी तरंगें आपका निश्चित वेग से आगे नहीं बढ़ती है, ये आगे नहीं जाती है, ये स्थिर रहती है एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर ये ऊपर नीचे या छोटी बड़ी होती रहती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रागामी तरंगें जो होती है उसमें सभी कण कंपित होते हैं और सभी का जो आपका आयाम है वो बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट है प्रागामी तरंगें द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है, लेकिन अप्रागामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक ही स्थान पे छोटी बड़ी होती रहती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अप्रागामी तरंगों के बारे में कि दो निस्पंदों अथवा दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, ठीक है। निस्पंदों को छोड़कर बाकी जितने भी कण हैं आपका अप्रागामी तरंगों में, निस्पंद को अगर हम छोड़ दें, दो आपका निस्पंद जो है उसमें जितने भी कण बच रहे हैं सारे आपका कंपन करती है, लेकिन निस्पंद पे उसका आयाम शून्य पाया जाता है चूंकि वो आपका कंपन नहीं करती। लेकिन इसके अलावा जो आपका प्रस्पंद है उसका आयाम सबसे अधिकतम माना जाता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए आपका नेक्स्ट आपका दो फिगर दिखाया गया है। पहला यहाँ पे दिखाया गया है आपका प्रागामी तरंगे और नीचे लिखा अप्रागामी तरंगे, ठीक है। प्रागामी तरंगे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ऊर्जा जब यहाँ पे हम लोग डिस्टर्ब करते हैं इसको, तो ये जो यहाँ से कण है डिस्टर्ब होते हुए आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे तीर का निशान से भी दिखाया कि इसमें ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि ये देखिए रेड कलर से जो दिखा रहा है ये वाला आपका धीरे धीरे ऊर्जा ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको लोकेट किया गया दिखाने के लिए। और इसमें दिखाया गया अप्रागामी तरंगे में दिखाया गया कि जैसे मान लिए कि यहाँ पे एक आपका दीवार से रस्सी को बांध दीजिए और यहाँ से भी आप दीवार में रस्सी को इस तरीके से बांध दीजिए, और अगर हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो ये जो है आपको देखिए यहाँ पे लिख रखा है नोड, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है एंटी नोड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि नोड का मतलब वही आपका निष्पंद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे और इस बिंदु पे ये दोनों नोड हो जाएगा, जिसको हम लोग निष्पंद कहते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट नहीं करेगा, ये दोनों अपने जगह पे स्थिर रहेगा, और बाकी इसके जितने भी कण है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे आपका मूव करेगा, लेकिन ऊर्जा का संचरण नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ अपने ही जगह पे बड़ा छोटा होता रहेगा। अगर आपको देखना चाहते हो कि ये कैसा होता है तो आप बस स्क्रीन पे देखते रहो, आपको इसका जो है वीडियो है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको वेव दिख रहा होगा, इस वेव में देखिए आपका क्या हो रहा है कि एक जगह पे डिस्टर्ब हुआ, वेवलेंथ देखिए ये आगे आपको बढ़ते हुए दिखा रहा है, ताकि ये आपका जो ऊर्जा का ट्रांसफर है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ शो हो रहा है। ये जो वेव होती है ये आपका परागामी तरंगें होती है, ठीक है। अगर हम अपरागामी की बात करें तो देखिए ये ऐसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें देखिए ये जो आपका है यहाँ पे इस वाले बिंदु को देखिए, ये आपका नोड जो लिख रखा है यहाँ पे, ये नोड है, ये सारी नोड है, जिसको हम लोग निष्पंद कहते हैं, ठीक है। निष्पंद देखिए मूव नहीं कर रहा, अपने स्थान पे फिक्स है। बाकी इसके अलावा इसके बीच में जितने भी कण है वो सारा मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे इस तरीके से मूव हो रहा है, मतलब अपने एक ही स्थान पे बड़ा छोटा हो रहा है, पर यहाँ पे देखिए ऊर्जा का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार का जो आपका तरंग है उसी का नाम आपका होता है अप्रगामी तरंग है, ठीक है। इसको हम लोग स्टेशनरी वेव इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स स्टेशनरी आपको साफ साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये स्टेशनरी एक जगह पर बड़ा और छोटा हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये ग्राफ देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि प्रगामी और अप्रगामी तरंगें क्या होती है, ठीक है। याद रखना है आपको कि ये ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं करती है, कौन सा, अप्रगामी तरंगें, लेकिन प्रगामी तरंगें आपकी ऊर्जा का ट्रांसफर करती है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो पे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या रहा है आपका। अगला जो आपका टॉपिक बच रहा है वो है आपका बीमीय आधार पे, कि बीमा के आधार पे हम लोग तरंग को कितने भाग में बांटते हैं। तो देखिए बीमा के आधार पे बोला है, पहला है एक बीमीय तरंग जिसका नाम है वन डायमेंशनल वेव, दूसरा है द्विबीमीय तरंग जिसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल वेव, और तीसरा है त्रिबीमीय तरंग जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल वेव। क्या होता है ये चीजें, तो देखिए पहला कह रहा है कि जब तरंग किसी दिशा या बीमा में गति करती है या एक सरल रेखा के रूप में गति करती है तो इस प्रकार की तरंगों को एक बीमीय कहा जाता है। इसमें इसकी जो दिशा होती है फिक्स होती है, एक बीमा में ये करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया सीधी बंधी हुई रस्सी में जो आपका कंपन होता है, तो सीधी रस्सी में कैसे होता है, ये आपका मान लीजिए एक दिशा है और इसी दिशा में इस तरीके से अगर चल रहा है तरंग तो इसका नाम होगा एक बीमीय, ठीक है। द्विबीमीय में कहा गया कि जब कोई तरंग दो बीमाओं में गतिशील हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तरंग किसी तल में गति करती है, उन तरंगों को द्विबीमीय तरंग कहा जाता है। तल का मतलब यहाँ पे प्लेन से है, जैसे एग्जांपल दिया जल की सतह पर जो उत्पन्न होती है, जैसे जल की सतह पे कैसे होती है उत्पन्न, तो जल की सतह पे इस तरीके से उत्पन्न होती है। देखिए जब हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरीके से आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका एक्स में भी जाता है और वाई की तरफ भी जा रहा है, इसमें दो बीमा हुई, एक्स की तरफ भी मूव कर रहा है और वाई की तरफ भी मूव कर रहा है। तो इस तरह का जो तरंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विबीमीय तरंग, ठीक है। और जो आपका बचता है त्रिबीमीय तरंग, उसमें कहा गया कि जब कोई तरंग तीनों बीमाओं में गति करती है, अर्थात स्वतंत्र आकाश में तीन दिशाओं में गति कर रही है, इस प्रकार की जो तरंगे होती है वो त्रिबीमीय तरंग है। जैसे रेडियो तरंग है, इसमें क्या होता है एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है और जेड में भी तरंगे मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर भी और इधर भी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई को शो कर रहा है और ये जेड को शो कर रहा है। तो तीनों दिशाओं में जो मूव करने वाला तरंग है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिबीमीय तरंग है। जैसे आपका जो भी आपका रेडियो एक्टिव तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी है, वो सारी तरंगें जो है त्रिबीमीय तरंगें हैं, ठीक है। जो आपका सैटेलाइट से तरंगें आती है वो आपका त्रिबीमीय तरंगें होती है, ठीक है। तो इससे ज्यादा सवाल नहीं आता, बस आपको परिभाषा याद रखना और समझना है कि ये क्या होता है, इतना से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरा लेके आए हैं कणों के आधार पे। जो तीसरा टाइप था, तीसरा आधार क्या था, कणों के आधार पे हम लोग तरंग को दो भाग में बांटे हुए हैं। पहला है आपका जिसका नाम है अनुप्रस्थ तरंगें, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ट्रांसवर्स वेव। और जो आपका दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंगें, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। याद रखना है इसको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों याद रखिए। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, बोला गया कि जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत
लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। जैसे आपको समझना यह है कि देखिए यहाँ पे एक तरंग दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा संचरण हो रही है, मान लीजिए इस दिशा में हो रही है, ठीक है, तो जो उसके कण है वो इस तरीके से कंपन करते हैं। देखिए लंबवत है ना, इस तरीके से कंपन करते हैं और फिर कंपन करते हुए इस तरीके से नीचे आते हैं तो इस तरीके से कंपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेव बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसमें जो कण है ना, ये कण देखिए किस दिशा में कंपन कर रहा है, तो ऊर्जा संचरण की दिशा इस दिशा में है, लेकिन कण जो होता है इसके लंबवत, ये 90 डिग्री पे है ना, ये लंबवत आपका हो रहा है। इसलिए लिखा गया कि जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया प्रकाश तरंगे, ये आपका तरंग कैसा है, तो अनुप्रस्थ तरंगे है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना आपको कि अनुप्रस्थ क्या होती है, तो सीधा बोलना है कि ऊर्जा संचरण की दिशा के लंबवत उसमें जो आपका कण है उसका मोमेंट होता है, कंपन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऊर्जा संचरण की दिशा इधर है तो इसका कंपन की दिशा ऊपर या नीचे होगी, इस तरीके से होगी, तो हम लोग उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, तो कह रहा है कि ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा में होती है, मतलब जिस तरफ आपका संचरण हो रहा है ऊर्जा का, उसी तरफ आपका जो कंपन है वो कण का भी होगा, उसी दिशा में, या तो आगे होगा या पीछे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे लंबवत हो रहा था, यहाँ पे उसी दिशा में हो रहा है, जैसे आपका संचरण की दिशा जो है उसी दिशा में आपके कण का भी कंपन हो, तो ऐसे तरंग को हम लोग आपका अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया स्प्रिंग तरंग है, ठीक है। और आपको जो दिखाया जाता है वो इस तरीके से इसका सिंबल भी होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे होती है, तो ऐसा दिखती है, और आपका अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से दिखती है, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है। इस तरीके से श्रृंग, ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न जो आपका तरंग है उसको भी हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, चूंकि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो श्रृंग और गर्त के रूप में ही उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है वो आपका संपीड़न और विरलन के रूप में उत्पन्न होता है। संपीड़न का मतलब ये होता है कि इसका जो कण है, ये कण काफी क्लोज में आ जाता है, संपीड़ित हो जाता है, आपके पास में आ जाता है, और जब विरलन होता है तो जो कण होता है वो दूर दूर हो जाता है। जैसे स्प्रिंग में आप देखते होगे, स्प्रिंग में ऐसे दब जाता है फिर आपका फैल जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि विरलन में कण जो है दूर दूर हो जाता है और संपीड़न में कण पास होता है। संपीड़न को इंग्लिश में कंप्रेशन बोल रहे हैं और इसको विरलन को एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, यानी दूर दूर हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। याद रखना है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होती है। दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऊर्जा संचरण की दिशा और जो कण का कंपन की दिशा अगर लंबवत है तो अनुप्रस्थ कहेंगे, और यदि दोनों पैरेलल है तो उसको हम लोग अनुदैर्घ्य कहेंगे, ठीक है। दोनों का सिंबल याद रखिए, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए क्या कहता है। जो आपका अगला है माध्यम के आधार पे, देखिए ये भी आपको समझना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही होगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। इससे और आपका जो है कण के आधार पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होती है, इस दोनों से बहुत सारा सवाल आता है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए माध्यम के आधार पे ऊर्जा को हम लोग दो भाग में बांटे हुए, पहला को कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, सॉरी यांत्रिक तरंगे, और दूसरा को कह रहे हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्लियर है। इंग्लिश में पहले समझ लेते हैं क्या बोलते हैं। यांत्रिक तरंगों को मैकेनिकल वेव कहा जाता है, ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, हो जाएगा, बहुत आसान है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसका कई और भी नाम है, जैसे यांत्रिक तरंगों का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ तरंग, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए प्रत्यास्थ तरंग भी कहा जाता है यांत्रिक तरंग को, अगर इस नाम से भी कभी पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है इसको हम लोग ये देखिए अयांत्रिक भी कहा जा सकता है या अप्रत्यास्थ भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपका जो ये यांत्रिक है जिसको हम अयांत्रिक भी के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो इसका सही नाम है वो यही है। अब देखते हैं कि ये यांत्रिक तरंगें क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा लिखा गया है कि जब किसी भौतिक माध्यम में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे माध्यम होती है, देखिए
जब किसी भौतिक माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है और विक्षोभ माध्यम में बिना स्वरूप परिवर्तन के आगे हस्तांतरित होती है, तो इस प्रकार का विक्षोभ या तरंग को यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे जो ज़्यादा है वो ये कि यांत्रिक तरंगें जो होती है उसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है भौतिक माध्यम में ये विक्षोभ उत्पन्न होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है स्प्रिंग तरंगे और ध्वनि तरंगे, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, दूसरा आपका है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये होता है कि ये तरंग किसी माध्यम के ही, ठीक है, साफ साफ लिखा हो कि ये तरंगे किसी माध्यम के ही स्थानांतरित होती है, अर्थात ये तरंग जिनको स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो आपका तरंग है इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका रेडियो तरंगे, एक्स रे, गामा किरण, प्रकाश तरंग इत्यादि, ये सारी तरंगे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्वनि तरंगे कैसा तरंग है, तो ये यांत्रिक तरंगे हैं, इसको गमन करने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप एक शीशे वाले घर में अगर बंद हो जाइए, बाहर से बोलेगा कोई आदमी तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, चूंकि हवा का ट्रांसफर वहाँ पे नहीं होता है, तो हवा माध्यम नहीं होने की वजह से ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती है, याद रखने वाली चीज़ है। अगले स्लाइड देखिए क्या कहता है, देखिए ये यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके बताया और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं बारी बारी से कि ये क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यांत्रिक तरंग के बारे में कहा गया है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिए इस बात को। और इसमें बोला है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है। यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है देखिए कि इसकी तरंग, देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 1 मीटर की कोटि की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार बोला गया है। सवाल क्या पूछा है वो हमको बता देते हैं। पूछता है कि ध्वनि जो होती है इसकी तरंगदैर्घ्य किस कोटि की होती है, तो सबसे पहले पता करिए ध्वनि कैसी तरंग है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंगें जो भी होती है इसकी तरंगदैर्घ्य की कोटि 1 मीटर की होती है। ठीक है, अर्थात ध्वनि तरंग की भी जो कोटि है वो 1 मीटर की होती है। तो ध्वनि वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर आप फोकस करना। ठीक है, फिर बोला है कि यह जो होती है, जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है वो 10 का पावर 14, ये पावर लिखा हुआ है, 10 के पावर 14 से लेके आपका 10,000 किलोमीटर कोटि की होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो कह रहा है कि इन तरंगों की चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम होती है। किसकी? यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगों की जो चाल है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना अगर करें तो बहुत कम होती है, और जो आपके तरंग की चाल है वो बहुत अधिक होती है। किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वो बहुत अधिक होती है। कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। और जो आपकी ध्वनि है ये आपका इसको चलने के लिए आपको माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियस इसका चाल जो होता है प्रकाश की चाल से कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि जब बारिश होती है और यहाँ पे जब बिजली कड़कती है तो आपको सबसे पहले जो है बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, और उसके बाद ही उसका आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ता है। तो पहले आपको चमक दिखाई पड़ती है फिर आवाज़ आता है, मतलब प्रकाश का जो चमक है वो पहले दिखाई पड़ा तो इसकी चाल ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इसकी चाल पर वायु ताप, देखिए समझने वाली बात यह है कि इसकी जो चाल होती है इस पर वायु का, ताप का, नमी का या अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये माध्यम इसमें चाहिए, आपका यांत्रिक तरंगों में माध्यम चाहिए, तो निश्चित रूप से वायु का, ताप का, नमी का और अन्य कारकों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें वायु वगैरह चेंज होगा या फिर उसकी रफ्तार चेंज होगी या फिर वो इस तरीके से कोई भी होगा, ताप बढ़ेगा या घटेगा, नमी बढ़ेगी घटेगी, तो इसके चाल पे थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाएगा। लेकिन बोला कि इनकी चाल यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है इनकी चाल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए आखिरी पॉइंट आपका कह रहा है क्या
इन तरंगों में माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य अवस्थाओं में दोनों ओर आवर्त करती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि इस तरंग का जो कण है वो आपके साम्य अवस्था के दोनों ओर इस तरीके से आपका ऊपर और नीचे दोनों अवस्थाओं में आवर्त करती है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला कि इस तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों आपस में लंबवत रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड क्या कहता है देखिए। अब यहाँ पे जो अगला है आपका लिखा हुआ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे ये डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझिए। आप सारा टाइप समझ चुके हैं, कौन सा वेव कैसा होता है, क्या दिखता है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ चुका है। अब आपको जो है ना देखना ये है कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल सवाल भी आ सकता है और थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें है वो है आपका आयाम की आयाम क्या होती है। ठीक है, आयाम के बारे में पहला पॉइंट दिया गया कि ये आयाम क्या होती है। तो आयाम के बारे में लिखा गया है कि तरंग के मार्ग में माध्यम के कण के डोलन में मध्य के अधिकतम विस्थापन को जो है हम लोग आपका आयाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए तरंग इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तरंग मूव कर रहा हुआ। अब यहाँ पे जो है ना कोई कण कंपित होकर के मैक्सिमम दूरी ये वाला तय की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे ज़्यादा हुआ अधिकतम दूरी है। ठीक है ना, इसलिए बोला अधिकतम विस्थापन। तो ये वाला जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आया ना, या फिर यहाँ पे भी कह सकते हैं ये वाला जो दूरी आ रहा है इसको हम लोग आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयाम बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख लीजिए, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। इसको हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हम लोग लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए द्वारा सूचित कर रहे हैं और इसको हम लोग लेमडा द्वारा सूचित कर रहे हैं। ठीक है, कहते क्या है? बोला दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि देखिए इस तरीके से तरंग चल रही होती है ना। तो जब इस तरीके से तरंग आगे बढ़ रही है तो इसमें बोला है कि दो क्रमागत श्रृंगों, जैसे ये वाला श्रृंग है और ये वाला श्रृंग है, तो ये दोनों क्रमागत श्रृंग हुआ। तो इसके जो बीच की दूरी आ रही है इसको हम लोग लेमडा बोलेंगे या तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। या फिर दो गर्त भी देख सकते हैं, जैसे ये गर्त है और इसके आगे अगर चलेगा तो यहाँ पे ये गर्त आएगा। तो ये दोनों गर्त और गर्त के बीच की जो दूरी होगी ना उसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, जिसका नाम है तरंग दैर्घ्य। वास्तव में ये भी दूरी है और आयाम भी दूरी है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की जो इकाई होती है इसको हम लोग एंगस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य की इकाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम होती है। इसके बाद है आपका आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से होकर गुजरने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे देखिए समझिए, मान लीजिए इधर से ये वाला वेव ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे चलते हुए आ रहा है, और अगर मान लीजिए कि इसको ना आप यहाँ पे बीच में कहीं पे भी देख रहे हैं कि ये तरंग उधर से बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका पूर्ण एक तरंग, देखिए पूर्ण का मतलब ये होता है, पूर्ण का मतलब ये कि जो इसका टोटल यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा था तरंग और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा था, तो ये इतना जो इसका पूरा है ना इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा वेव हुआ इसको हम लोग वेव का एक साइकिल बोलते हैं। मतलब एक पूरा ऊपर वाला और एक पूरा नीचे वाला, ये पूरा जो कहलाता है वो आपका एक साइकिल होता है। ठीक है, तो इस बिंदु से होकर के एक साइकिल को पास होने में, जैसे ये चलता आ रहा था इस तरीके से, है ना, तो यहाँ से इस तरीके से पूरा एक साइकिल, ऊपर भी एक और नीचे भी एक, तो इतना को पास होने में कितना समय लगा हुआ है ये लिखा हुआ है कि एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से होकर गुजरने में लगने वाला समय को हम लोग आवर्त काल कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं और इसको हम लोग टी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है आवृत्ति। इंग्लिश में इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको जरा समझते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। देखिए दिए गए किसी बिंदु से, जैसे आपका तरंग इस तरीके से चलते हुए आ रही है, इस बिंदु पे हम लोग एक कंसीडर करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे से खड़ा होकर आप देखिएगा, इस तरीके से एज्यूम करना है आपको, इधर से तरंग आ रही है। ठीक है, इस तरीके से, तो तरंग यहाँ तक मान लो पहुँच रही है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बोला दिए गए किसी बिंदु से 1 सेकेंड में जितनी पूर्ण तरंगें गुजरती है उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है? 1 सेकेंड तक देखना है कि यहाँ से कितनी तरंगें गुजरती है और पूर्ण तरंगें कितनी गुजरती है। जैसे मान के चलिए यहाँ से 2 पूर्ण तरंगें गुजर गई। देखिए ये 2 पूर्ण तरंगें हैं,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया, ये वाला एक तरंग हुआ पूर्ण, और यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ। ठीक है, अगर आपने यहाँ से देखा कि 1 सेकेंड में 2 पूर्ण तरंगें गुजरी तो इस तरंग की जो आवृत्ति हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अगर यहाँ से 1 सेकेंड में 10 पूर्ण तरंगें गुजर गई तो इसकी आवृत्ति 10 हो जाएगी। अगर इस बिंदु से 1 सेकेंड में 50 पूर्ण तरंगें का जो है वो गुजरती है तो उसको हम लोग 50 इसकी आवृत्ति हो जाएगी, और आवृत्ति को हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, ये याद रखना है आपको कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, जिसको हम लोग hz से सूचित करते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये वाला पॉइंट कि आवृत्ति को हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं, चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है और आपका इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। क्लियर है? अच्छा, समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें होती है। तो आपको ये देखना है कि 1 सेकेंड में किसी बिंदु से कितनी पूर्ण तरंगें पार हो रही है, जितनी उसकी संख्या होगी वही उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट तरंग वेव। तरंग वेव और तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में आपका एक संबंध बताने बोल रहा है कि कैसा संबंध है। तो देखिए, तरंग वेव जो होता है इसको हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं तरंग वेव को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, चूंकि ये वेग है, तरंगों का वेग, और ये बराबर होता है आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, स्मॉल f, और ये मल्टीप्लाई इसकी लेमडा से होती है। ठीक है, लेमडा ये आपकी तरंग दैर्घ्य को ये सूचित करता है। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, f लेमडा, ये VVI फॉर्मूला होगा, इसको आप याद रखिएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा कि तरंग का वेव कैसे निकालते हैं। तो f मल्टीप्लाई लेमडा कर लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वेग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो परिभाषा आपका दिया गया, ये परिभाषा को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद जो आपका एक और वीडियो आएगा इस तरंग पे, जिसमें हम लोग कुछ और फार्मूला का भी बात करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला का यूज होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल का बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी उसमें लेंगे कि इसका सवाल कैसे आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो बच्चा है उसको आपका पारा मेडिकल का एक प्रॉपर वीडियो मिल सके। अभी आपका है 5-7 दिन बचा हुआ, अगर 5-7 दिन में कुछ सवाल कवर हो सकता है, 10-15 सवाल, तो आपका रैंक जरूर सुधर सकता है। अभी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, जो भी आप पीछे 2-3 महीने में पढ़ाई किए हो उसको अच्छे से रिवाइज करते चले जाओ। अभी आपका है समय, 10 दिन मान के चलो, 5-7 दिन है टाइम, क्योंकि 10 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो अभी है समय आपका। अगर आप थोड़ा बहुत जो रिवाइज करके जाओगे तो आपका स्कोर निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई और भी इस तरह का सवाल है, जैसे मैथ्स में भी कोई सवाल है तो वो भी सेशन चल रहा है, आप मैथ्स का भी सवाल हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, है ना। और जो भी आपका मैथ का सवाल होगा जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, वो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपका मैथ्स का सवाल जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपका साइंस का भी कोई सवाल है तो आप उसे भी व्हाट्सअप करिए, हम देखेंगे अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो आप पे डिस्कस करने लायक होगा। ठीक है, तो हम जरूर डिस्कस कर देंगे। और कोई ऐसा टॉपिक है आपका जो टॉपिक आपको पढ़ना चाह रहे हो, वो कहीं आपको सही से समझ नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक भी आप व्हाट्सअप पे लिख सकते हो, या फिर वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो में आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।